कैंसर टेस्ट करवा रहे हैं? अब आप नए आइडिला कैंसर टेस्ट से सिर्फ 2 घंटे में टेस्ट नताइज हासिल कर सकते हैं। दुरुस्त तशखीस के लिए यूरोप और दुनिया भर में मशहूर आइडिला डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ओझा कैंपस में दस्तयाब है। मजीद मालूमात के लिए अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से रुजू करें। फ़ौज पाकिस्तान इस मुल्क की फौज है। इसका ताल्लुक सिर्फ एक पार्टी से या सिर्फ एक बंदे से या किसी एक शहर से या किसी एक सूबे से नहीं है। जब जब भी हुकूमत ने सिक्योरिटी के इश्यूज में, फॉरेन पॉलिसी में सिक्योरिटी के लेंस से, तो हम उनका अदारा है हुकूमत का। ये तो बहुत खुशी की बात है कि अगर तमाम अदारे मिलकर नेशनल ऑब्जेक्टिव की अटेनमेंट के लिए काम कर रहे हैं तो वी शुड बी मोर देन हैप्पी। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि हम किसी और की जंग दोबारा नहीं लड़ेंगे। वो जंग जो हम 2 दफा लड़ चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसके बहुत सारे इंपैक्ट्स भी हुए, अब हम उस स्टेबिलिटी पे पहुंच गए हैं कि हम अभी अफगानिस्तान की जंग पाकिस्तान में दोबारा नहीं लड़ेंगे। आर्मी चीफ का क्या इस तमाम में विजन है वो मैं दिखाना चाहूंगा। हम इस मुल्क को एक एक ईंट लगा के दोबारा बना रहे हैं। हम नामा बेहतर करें मैशत मिलके, और हम वो पाकिस्तान चाहते हैं जहां पे रूल ऑफ लॉ हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक। ऐसा मुल्क जहां पे कोई शख्स जो है वो अदारे से, वो कोई अदारा मुल्क से बेहतर ना हो। तो मेरी आप सबसे ये दरख्वास्त है कि आइए मिलकर अपना अपना किरदार अदा करें और अपने पाकिस्तान को वहां लेके जाएं जहां हमारा हक बनता है जाने का। 70 साल गुजर गए हैं, हम यहाँ खड़े होकर अवाम को ये बताते रहे कि हम नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। एक नाजुक दौर से निकल के दूसरे नाजुक दौर में, दूसरे से निकल के तीसरे नाजुक दौर में। ये नाजुक दौर क्यों आए और कौन इसका जिम्मेदार है? हमने जंगें लड़ी, हमने दहशतगर्दी का मुकाबला किया, हमने कुर्बानियां दी, हमारी मईशत जो है वो खराब हुई। लेकिन आज हम उस वाटरशेड पे खड़े हैं कि जहां से आगे नाजुक वक्त नहीं है, या बहुत अच्छा वक्त है और या नाजुक वक्त से खराब वक्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जास्मिन मंसूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, ये डीजी ISPR की आपने गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कल ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जाहिर सी बात है उन्होंने एक मजमूई तौर पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल, इंटरनल एक्सटर्नल पॉलिसी बड़े वाज़ेह तौर पर बयान कर दी। मेरे ख्याल से यहीं से गुफ्तगू का आगाज कर लेते हैं कि सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि कोई शख्स इदारे से और कोई इदारा मुल्क से बालातर नहीं होना चाहिए। ये पैगाम उन्होंने कहा दिया है आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने, और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि हम वो पाकिस्तान चाहते हैं जहां ताकत के इस्तेमाल का इख्तियार रियासत के पास हो, जिसके लिए कोई शख्स इदारा और कोई इदारा मुल्क से बालातर नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात की। दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये की, कहा कि अब हम किसी और की जंग नहीं लड़ेंगे। हमने अफगानिस्तान की जंग अपने मुल्क में अपनी समझकर लड़ी और इसमें हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इकोनॉमिकली तो हुआ ही हुआ, लेकिन जो हमने जानों का नजराना दिया, जो हमने अपनी जानें खोई, तो ये बात अभी हाल ही में वजीर आजम ने की, बहुत अच्छी बात है। और यही बात अफवाज पाकिस्तान की तरफ से भी आई, तो बहुत ही इसकी जो है वाज़े एक फॉरेन पॉलिसी नजर आती है कि अब नो मोर प्रॉक्सी वॉर्स। पाकिस्तान हैज रियलाइज्ड कि हमने बहुत कुछ खो दिया। 70 साल उन्होंने कहा, ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने की। ये वाकई सारी जिंदगी हम ये सुनते रहे, और ये कितना अरसा आखिर हमने सुनना है कि मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। अब मुल्क को उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। 2 चीजें हैं, स्टेबिलिटी की तरफ जाना है, नाजुक से अच्छे या खुदा न खास्ता बुरे। सवाल ये पैदा होता है कि मईशत, फॉरेन पॉलिसी, ये सारी चीजें इस वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पे गुफ्तगू करते हैं, एक वक्फा ले लेते हैं, उसके बाद 3 तज्ज़िया निगार हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। आज हमें ज्वाइन किया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने। ही इज़ अ वेरी सीनियर इकोनॉमिस्ट, बड़े और एनालिस्ट भी हैं, माहिर मईशत भी हैं। उसके ऊपर जाहिर सी बात है क्योंकि मईशत के हवाले से इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ आज डिस्कस करनी है, उनसे गुफ्तगू करेंगे। जनरल एजाज अवान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं। लियाकत शिवानी साहब ऑल्सो सीनियर एनालिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। डॉक्टर शाहिद, मैं गुफ्तगू का आगाज आपसे करना चाहती हूँ। मईशत से शुरू करते हैं। मईशत किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। जाहिर सी बात है इस वक्त मईशत, आज हमने देखा कि कल खान साहब ने इक्तिसादी कमेटी जो है उनकी, उसको मुबारकबाद दी। तो क्या हम ये समझे कि असद उमर साहब ने जो कहा था कि मईशत स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, अब हम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मईशत को अगर आपने देखना है तो जो माशी अशारिये हैं, जो स्टेट बैंक बता रहा है, जो वजारत खजाना बता रहा है, जो हमारे आदाफ हैं, उन पर बात करें तो बड़ा चीज वाज़ेह हो जाएगी। जी ठीक है। अब पिछले साल हमारा जो ग्रोथ रेट था वो 5.8% था। ठीक है, अब पूरे साल का ना? पिछले साल का, जो पिछले साल का 5.8। 30 जून 2019 के जो प्रोजेक्शंस हैं वो 4.2% की हैं। यानी इतना सीपैक भी है, तो सीपैक के बावजूद इतना गिरना, और श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश दोनों के मुकाबले में ये सुस्त है। ग्रोथ रेट बहुत बड़ा सवाल ये निशान है। दूसरा ये कि अभी हम सुनते रहे कि 10 वर्षों में 23,000 अरब रुपए के कर्जे बढ़ गए, यानी 2300 अरब रुपए साल बढ़े। मुझे ये खदशा है कि इस साल इस औसत से ज्यादा कर्जे बढ़ेंगे। कैसे? जिस तरह कर्जे लिए जा रहे हैं, जो कुछ टैक्सों की वसूली आपकी हो नहीं रही, सरमायाकारी हमारी 46% गिरी है 4 महीने में। उसकी बहुत सी वजूहत है, लेकिन जब हम खुद ही अपने आप को चोर डाकू कहेंगे, 46% हमारी FDI गिर गई। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमारी बड़ी है सरमायाकारी। मैं तो स्टेट बैंक का बता रहा हूँ ना। अच्छा ठीक, जो स्टेट बैंक की फाइनल फिगर्स होती हैं। ठीक, क्या वजह है इसकी? देखिए, बात ये थी कि आप, अगर हम खुद ही बाहर जाके भी ये कहें कि जी हमारे यहाँ करप्शन बहुत है, चोर हैं, बाहर पैसा चला गया, सरमायाकारी नहीं आ रही, फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है, तो जिनका पैसा है उनका दिल तो छोटा होता है ना। हमारा मुल्क है, हमें मोहब्बत है, तो अपने मुल्क में जो भी कुछ करें, लेकिन बाहर जाके ये बताना है कि ठीक है कुछ मुश्किलात थी, हम उन मुश्किलात पर काबू पा रहे हैं, हम सरमायाकारों का एतमाद बहाल करेंगे, हम उनको मुनासिब मुनाफा देंगे, पाकिस्तान में आदम इस्तेहकाम नहीं आएगा। लेकिन इसके बावजूद क्या चोर डाकू, मेरे ख्याल से उसका बहुत मनफी असर होता है, 46%। दूसरा ये, आपको लगता है कि इस स्टेटमेंट की वजह से ये 46% जो कमी हुई है, वो ये स्टेटमेंट की वजह से? एक वजह है, एक वजह डैमेजिंग, यानी कि वजीर आजम की स्टेटमेंट से एक हिजानी कैफियत पैदा हुई है उनकी। और दूसरा ये कि बहुत से वज़रा ने भी ऐसे बयान दिए हैं। ठीक है, लेकिन हमारे जो माशी अशारिये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, बदकिस्मती से वो मनफी रुझान दिखा रहे हैं इस वक्त। ठीक है, मिसाल के तौर पर अब ये स्टेट बैंक भी कह रहे हैं, हमें भी नजर आ रहा है कि महंगाई बढ़ेगी, आम आदमी जो है उसकी जिंदगी मुतासर होगी। इस साल बजट खसारा, जिसे हम कहते हैं मदर ऑफ ऑल इविल्स, वो बढ़ेगा इस साल। और तरक्याती अखराजात में इस हुकूमत ने, पंजाब ने और वफाक ने 350 अरब रुपए की कटौती कर दी, उसके बावजूद बजट खसारा बढ़ रहा है। सर, ये कोलेशन सपोर्ट फंड कब आया था लास्ट? देखिए, अब तो कोलेशन सपोर्ट फंड तो कई साल से आना बंद हो गया है। उन्होंने पूरे पैसे भी नहीं दिए। बहुत से जो हमने क्लेम्स डाले थे उसमें कई अरब डॉलर उन्होंने रोक लिए, और अब वो ये कहते हैं जी हमारा पैसा तो जाया हो गया, आपने तो किया नहीं। हालांकि जैसे आपने बिल्कुल बताया, 11,000 अरब रुपए का हमने नुकसान उठा लिया, 70,000 आदमी हमारे शहीद हो गए, माजूर इसके अलावा। और सबसे बढ़ के ये है कि हमें अब भी दहशतगर्द मुल्क कहा जा रहा है। ये कहते हैं जी आप दहशतगर्दों को पनाह देते हैं। हमारी इसमें एक गलती है, मैं आपको बता दूं, वो गलती ये है, हमने दुनिया जहां को जाके हर फोरम पे ये नहीं कहा कि जनाब 30 लाख महाजिरीन को हमने पनाह दी है, अगर भारत से अफगानिस्तान के रास्ते डॉलर असला पाकिस्तान आता है, उनमें से कुछ लोग उनको पनाह दे देते हैं, तो क्या हम 30 लाख आदमियों पर F-16 से हमला कर देंगे? अगर हमारी सरहदों पर बाढ़ लग जाए और अफगानिस्तान में अमेरिका दहशतगर्द यहां ना आने दे, तो हमारी अफवाज मेरे हिसाब से चंद महीने में उसको, मेरे ख्याल से अफवाज पाकिस्तान ने इस पर बड़ी तवील गुफ्तगू की है और तवील गुफ्तगू चल भी रही है और बड़े वाज़ेह पैगामात भी दे दिए। जनरल साहब, गुफ्तगू आपकी तरफ लेके आती हूँ। एक पहलू पे हमने बात की मईशत के हवाले से कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही, और शाहिद हसन सिद्दीकी साहब बड़े सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, तो पिछले दिनों आपने भी देखा होगा कि हुकूमत की तरफ से या वजीर आजम और वजीर खजाना की तरफ से जिस तरह के बयानात आए, उन्होंने भी एक कैफियत पैदा की जिसमें आपको पता है कि जो अपना पैसा मुल्क में रखता है या पैसा लगा रहा होता है, या जो बिजनेस कम्युनिटी होती है, हर रोज स्टॉक मार्केट का गिरना, ये इनस्टेबिलिटी के फैक्टर्स है।
पहले तो आप इस पे कमेंट कर दें, उसके बाद इस पे कमेंट कीजिएगा कि जो उन्होंने ये कह दिया कि मेरे मंशूर के मेरे ख्याल से वो ये कहना चाह रहे थे कि मेरे हर फैसले के पीछे मशावरत से अफवाज पाकिस्तान है। उन्होंने ये कह दिया कि मेरे मंशूर के पीछे अफवाज पाकिस्तान है। जी जैस्मिन, थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैं तो माहिर इक्तिसादियात नहीं हूं, ठीक है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि देखिए ये जो कुछ इंडिकेटर्स जिनकी बात अभी हमारे ये दूसरे मौजूद मेहमान कर रहे हैं, अपनी जगह पे ये दुरुस्त जरूर हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के बाहर जाके ये कहने से कि हमारे मुल्क में करप्शन हुई है, फ्लाइट ऑफ कैपिटल हुई है, क्या हम IMF के इल्म में इजाफा कर रहे हैं, क्या वर्ल्ड बैंक के इल्म में इजाफा कर रहे हैं, क्या एशियन डेवलपमेंट बैंक के इल्म में इजाफा कर रहे हैं, उन सबको हमारी इकोनॉमी की ट्रू सूरत हाल पता है। और जिन मुल्कों में ये पैसा रखा गया है, जहां इन्वेस्ट हुआ है, क्या एमिरेट्स को नहीं पता कि हमारे मुल्क में से वहां कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है? क्या बरतानिया को नहीं पता वहां कितने एसेट्स और प्रॉपर्टीज बनाई गई हैं? तो उनके ये कहने से कोई ऐसी डिस्करेजमेंट नहीं होती। अच्छा। अलबत्ता पाकिस्तान के अंदर एक गवर्नमेंट चेंज हुई है, एक हुकूमत से दूसरी हुकूमत आई है, और इस हुकूमत का जो एक पैराडाइम शिफ्ट है, जहां ये पुराने रूलर्स और पुराने जो हुक्मरान तबका है उनकी करप्शन के पीछे जा रहे हैं, तो एक यकीनन एक कैफियत है, एक माइंडसेट है जिसमें बहुत बड़ी तब्दीली आई है। और इनसे एक्सपेक्टेड ये है कि नई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करेंगे, टैक्स कलेक्शन को बेहतर करेंगे, तो उस हिसाब से थोड़ी सी स्लो डाउन जरूर हुई है इकोनॉमी, और नॉर्मल आदमी एक इन्वेस्टर मुल्क में रिलेक्टेंट जरूर है इस वक्त इन्वेस्ट करने से, क्योंकि अभी तक हुकूमत ने अपनी कोई फिस्कल पॉलिसी ऐसी अनाउंस नहीं की, कोई टैक्स कलेक्शन पॉलिसी या टैक्स में छूट देने का कोई ऐसा वाज़ेह इशारा नहीं दिया। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज अभी वो सामने लेकर नहीं आए, लेकिन क्या हम कहें जिस 100 दिनों में अब ये सारा कंक्लूसिव हो गया और अब तो बिल्कुल सब कुछ गहराई में जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। आई थिंक जो एक ओवरऑल एक एनवायरमेंट है जिसमें बैरूनी ममालिक में हमारी जिस साख में इजाफा हुआ है, बल्कि ब्रूस राइडल ने तो ब्रुकिंग्स की उसने ब्रीफिंग में एक बड़ी हैरानकुन स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान का ATM कार्ड कितना स्ट्रांग है कि वो $6 बिलियन सऊदीया से आके ले गए हैं, $2 बिलियन वो एमिरेट से ले गए हैं। इसी तरह चाइना का अमाउंट अगरचे नोन नहीं है, लेकिन वहां से भी उन्होंने इतनी स्ट्रांग फाइनेंशियल सपोर्ट हासिल कर ली है। अगर ये गवर्नमेंट पहले 3 माह में $12 बिलियन के जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट थी, अगर वो उन्होंने अपने डिप्लोमेसी के जरिए, फॉरेन पॉलिसी के जरिए कबूल कर ली है, तो लेट्स नॉट टेक अवे दिस थिंग फ्रॉम देम कि वो बिल्कुल बैंकरप्ट हैं और कोई हम पर एतमाद नहीं कर रहा। यकीनन पॉलिसीज बेहतर होंगी, उन्हें पॉलिसीज शफाफ पॉलिसीज सामने लानी पड़ेंगी, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी और उनको अनाउंस करना पड़ेगा। तो आई थिंक थिंग्स विल इंप्रूव एंड विल मूव टुवर्ड्स अ बेटर पाकिस्तान। दैट्स हाउ आई लुक एट इट। अब रही हुकूमत की बात या आर्मी की, तो मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के उस एक वर्ड को लिटरली वी डोंट हैव टू चेज दैट वर्ड कि उन्होंने मंशूर कहा। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान आर्मी किसी पार्टी की मंशूर के खिलाफ भी कभी नहीं हुई। अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो रोटी कपड़ा और मकान से पाकिस्तान आर्मी का कोई क्लैश नहीं था। ठीक इसी तरह अगर मुस्लिम लीग नून थी तो उनके आइन से कोई झगड़ा नहीं था, और न ही इनके आइन से कोई खसूसी मोहब्बत, इनके मंशूर से कोई खसूसी मोहब्बत या कोई दुश्मनी है। कहने का मकसद प्रोबेबली उनका यह था कि नेशनल पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, चाहे वो सिक्योरिटी रिलेटेड हो, चाहे कोई बड़े स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हो, तो उनमें एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी और स्टेट के अदारे हुकूमत के साथ खड़े हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है। और तभी ये मुल्क आगे की तरफ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी का कोई अलग से एजेंडा न रहा है न है। वो हमेशा फेडरल गवर्नमेंट के साथ खड़ी रही है, जो आईने पाकिस्तान है उसके साथ खड़ी रही है, और नेशनल पॉलिसीज के साथ उनकी हमेशा से हम आहंगी रही है, अनलेस दे हैव बीन पुश्ड टू अ कॉर्नर। ओके, लियाकत शवानी साहब, आप इन 100 दिनों को किस तरह देखते हैं? ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्राइम मिनिस्टर की ब्रीफिंग, आप किस तरह देखते हैं इन मामलात को? देखिए जासमीन, 100 बातों की एक बात, इमरान खान पाकिस्तान के लिए बेहतर हुक्मरान साबित हुए हैं, और एक परसेप्शन है कि इमरान खान जो है बदनवान नहीं, थोड़े से नादान जरूर हैं और उनकी नादानियों की वजह से
थोड़ी सी परेशानियां जो है पैदा हुई हैं। देखिए, बादाम खाते खाते अगर कड़वा बादाम मुंह में आ जाए तो जितने मीठे बादाम है उस तमाम का जो है जायका वो खराब कर देता है, और कड़वाहट की वजह से बिल्कुल लोग मिठास और खुशियों को भूल जाते हैं। हुआ ये है कि एक नए पाकिस्तान के नारे के साथ इमरान खान साहब आए, एक पुरवकार मुल्क, एक खुशहाल पाकिस्तान जिसका ग्रीन पासपोर्ट की अहमियत होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, घर मिलेगा, साफ पानी मिलेगा। ये तमाम हमारे ख्वाबों को ये ख्वाब इमरान खान साहब ने दिखाए थे। लेकिन इस तमाम जो ख्वाब है, खुशी है, इसको डॉलर की राइज और महंगाई ने इसको हड़प कर लिया है, इसको निगल लिया है। बुनियादी नुकता यह है कि एंटी करप्शन ड्राइव की वजह से पाकिस्तान के जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ जाना चाहिए था। पूरी दुनिया में एंटी करप्शन ड्राइव इस वक्त मौजूद है। यूरोपीय ममालिक खुद जो ऐसे लॉज ला रहे हैं जहां पे करप्शन बिल्कुल वहां पर खत्म हो, पोलराइजेशन से वो खुद भी खौफजदा हैं। और इमरान खान साहब जो ये कह रहे हैं कि डाकुओं को पकड़ेंगे, चोरों को पकड़ेंगे, लुटेरों को पकड़ेंगे और लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे, इससे आवाम के साथ साथ इन्वेस्टर का एतमाद बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। लेकिन जो मार्केट में इशू आया है वो ये है कि खान साहब जो है वो मईशत पे ज्यादा उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है। उनका ये कहना कि हम डिफॉल्ट के करीब है, उनका ये कहना कि हमारे पास रिजर्व कम रह गए, उनका ये कहना कि हम IMF के पास जाएंगे, कभी कहते हैं नहीं जाएंगे। इससे जो इन्वेस्टर है उसका जो एतमाद है वो मुतजलजल हुआ है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर खौफजदा हुआ है। और इस खौफ की वजह से अब इमरान खान साहब और उसकी टीम जो है वो भी खौफजदा है, वो भी पैनिक में है। अब सूरत-ए-हाल ये है कि इमरान खान साहब के ऊपर अवाम का प्रेशर है और असद उमर के ऊपर इस वक्त इमरान खान का प्रेशर है, और इस प्रेशर की वजह से अवाम जो है अंडर प्रेशर है और अवाम का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पेचीदगी भी पैदा हो रही है, परेशानी भी पैदा हो रही है। ठीक है, इमरान खान साहब का ये कहना कि ये जो इंडिकेटर्स है माशी के 1,100 अरब डॉलर तक हमारे फॉरेन डेट पहुंच गए, करंट डेफिसिट हमारा वो 18 अरब डॉलर है, हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 60 अरब डॉलर के करीब है, इंपोर्ट 20 अरब डॉलर के करीब है। ये आप यकीन जानिए कि तड़े पर बैठा हुआ आम शख्स भी अभी उसको इफ्स हो गया है, इतना मईशत उसने भी समझ लिया है। अवाम ने ये मान लिया है कि ये जो डायग्नोस हुआ है डिजीज के गंदा पानी पीने से हेपेटाइटिस होता है, 21 करोड़ अवाम ने डॉक्टर इमरान खान साहब पे ये बात कबूल कर लिया, लेकिन अब उससे मुतालबा कर रहे हैं कि आप साफ पानी हमें पिलाएं ताकि हम गंदा पानी नहीं पिए। अगर इमरान खान साहब साफ पानी फराम नहीं करते तो लोग गंदा पानी पीने पे मजबूर हैं, फिर वो माजी पे देखने पे मजबूर हो जाएंगे और इसके जिम्मेदार खान साहब होंगे। लिहाजा तो आप क्या एडवाइस कर रहे हैं इमरान खान साहब को? नहीं, इमरान खान साहब को आप क्या एडवाइस कर रहे हैं कि वो कम बोलें या ना बोलें या मईशत पर ना बोलें? देखिए, इस वक्त नवाज शरीफ की खामोशी और इमरान खान की जबान दराजी सियासत और मईशत के लिए दोनों जो है खतरनाक साबित हो रहे हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब का अपना मईशत का बैकग्राउंड नहीं है। उन्होंने जो बड़े बड़े माशी दावे किए ये असद उमर की सरगोशियों की वजह से उन्होंने किया है। ठीक है, और इसी सरगोशी की वजह से वो असद उमर की सरजनिश भी करते रहे और नाराजगी भी मौजूद है। बुनियादी तौर पे जो एडवाइजरी काउंसिल है इकोनॉमिक, वो इस मामले को ज्यादा देखे, साइंटिफिक बुनियाद पे देखे मईशत जो है एकेडमिक लेवल पे वो आइडियलिस्टिक है, लेकिन प्रैक्टिस में ये रेवोल्यूशनरी भी साबित होता है और कैटास्ट्रोफिक भी। ठीक है, अगर आप परफॉर्म नहीं कर सके तो फिर कैटास्ट्रोफिक है, और ये कैटास्ट्रोफी हमें नजर आ रही है। परसेप्शन ये है कि इमरान खान की जो इंटेंशन है वो ठीक है, डायरेक्शन गुम है, कंट्रोल कम है और मैनेजमेंट कमजोर है। ओके, इमरान खान साहब को अपना मैनेजमेंट बेहतर करना होगा। एक परसेप्शन ये था कि इमरान खान साहब को अपनी टीम पे बड़ा गिरफ्त और कंट्रोल होता है, वो कंट्रोल अब कैबिनेट पे हमें लूज दिखाई दे रही है। और क्या वजह क्या है इसकी? वजह इमरान खान साहब अंडर प्रेशर है, पैनिक में है। इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि उन्होंने जो दावे किए हैं
नवाज शरीफ के मुकाबले में, पीपल्स पार्टी के मुकाबले में वो कुछ बड़ा करके दिखाएं फौरी तौर पर, जो वो कर नहीं पा रहे हैं। दिन में मेरे ख्याल से अब दूध और शहद की नहरें तो बहने से रही, काफी हद तक तो उन्होंने अचीव कर लिया है, तो फिर शायद हसन सिद्दीकी साहब पैनिक किस बात का है, क्यों है पैनिक? और जैसे जनरल साहब ने भी फरमाया कि देखिए 12 पैसा तो वो ले आए हैं ना, गुडविल पे लाए हो या फौज की गुडविल पे लाए हो या सीपैक की गुडविल पे लाए हो या अपनी जाती गुड सऊदी अरेबिया से, इमारात से, चाइना से, तो स्टेबिलिटी की तरफ हम जाएंगे क्या खाली स्टेटमेंट्स की वजह से? ये जो स्टॉक मार्केट गिर रही है, डॉलर ऊपर नीचे जा रहा है, कुछ थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन नजर आ रही है बिटवीन द फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर। देखिए मैं आपसे अर्ज कर दूं, हकायक को देखना पड़ता है। इस हुकूमत के दौर में स्टेट बैंक के जो जखायर हैं उसमें 3.7 अरब डॉलर गिरा है नीचे। मतलब गिर गए? नहीं, आम अल्फाज में बताए ना, यानी जो हमारे पास खजाना था कितना टोटल था मिसाल के तौर पर 10.2, ठीक है, अब उसके बाद 3.7 अरब डॉलर 30% गिरे। कहां गए वो? सवाल ये पैदा होता है एफडीआई नहीं आ रहा, कर्जे भी आप वापस कर रहे हैं, नया पैसा नहीं आ रहा, बाहर से सिर्फ 1 अरब डॉलर आया है। अच्छा ठीक है, तो 1 अरब डॉलर बाहर से आया और 3.7 अरब डॉलर रिजर्व गिरे। तो अब आप जो ये कह रहे हैं इस्तेहकाम हो गया और जो बुहरान था वो टल गया, तो सवाल ये कौन सा इंडिकेटर बेहतर हुआ जो टल गया? असल में ये बहुत संजीदा मौजू है, इसको मैं आपसे बता दूं हुआ क्या है। देखिए इनका जो 100 दिन का प्रोग्राम था, ठीक है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये था जो उन्होंने कहा था कि हम 100 दिन के अंदर अदल पर मबनी, जस्टिस पर मबनी टैक्सेशन पॉलिसी लाएंगे। असल में पाकिस्तान के जो मसाइल हैं डोमेस्टिक फ्रंट पर 60% से ज्यादा टैक्सेशन की है, बिल्कुल, और 4500 अरब रुपया साल जो पाकिस्तान की कैपेसिटी है उससे हम कम वसूल कर रहे हैं। और पिछले 30 सालों से अगर मैं कहूं, हर हुकूमत ने वायदा किया और वो नहीं लाए। इन्होंने ये कहा 100 दिन में हम टैक्सेशन पॉलिसी लाएंगे, वो टैक्सेशन पॉलिसी नहीं लाए। क्यों नहीं लाए ये बता दूं, कैबिनेट उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। क्यों? वो कहते हैं जनाब उसमें आप, अगर मैं बता दूं टैक्सेशन पॉलिसी क्या है, टैक्स ऑल इनकम की बात होती है। अब वो ताकतवर तब कहते हैं हम तो नहीं टैक्स देंगे, आप जीएसटी बढ़ाएं, आप बिजली के नर्ख बढ़ाएं, यानी कि गरीबों पे डालें, जो पाकिस्तान में 30 साल से होता है। हमारा सबसे बड़ा मसला यही है कि हम हर ताकतवर तबकों पर टैक्स नहीं लगाते, हम जो है मईशत को दस्तावेजी नहीं बनाते। 20,000 अरब रुपया हमारा काला धन है, 20,000। इसके अलावा एक डीसी रेट होता है कि आपका 15 करोड़ की प्रॉपर्टी 5 करोड़ में बिक रही है। इनके मैनिफेस्टो में था पीटीआई के कि हम मार्केट रेट से कम पे नहीं करेंगे, लेकिन पार्लियामेंट भी तैयार नहीं, सूबाई असेंबली भी तैयार नहीं है। सर अभी तो पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमेटीज नहीं बनी, अभी तो पार्लियामेंट गैर फाल है। कैबिनेट, मैंने आपसे अर्ज किया, देखिए मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कर, कैबिनेट कहती है ये नहीं हो सकता। देखिए जब उन्होंने ये कहा था कि 100 दिन में हम अदालत पर मबनी टैक्सेशन पॉलिसी वापस करें, ये कैबिनेट कह रही है नहीं, या कैबिनेट के कुछ वज़रा कह रहे हैं? नहीं, इनके 100 दिन का जो मैनिफेस्टो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं, मैं समझ गई, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कैबिनेट के कुछ वज़रा ये कह रहे हैं। कैबिनेट के जो मेजोरिटी है वो इसके लिए न तैयार थी, न माजी में तैयार थी, न आज है, न मुस्तकबिल करीब में होगी। हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताने की कोशिश, इस हुकूमत ने 30 जून 19 तक तालीम और सेहत की मद में 2100 अरब रुपया कम मुख्तस किए हैं। अब एक तरफ आप कह रहे हैं 23 मिलियन बच्चे, 2 करोड़ 30 लाख बच्चे मेरे स्कूल नहीं जा रहे। आप इस वक्त जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं प्राइमरी वो 22 मिलियन है। तो 70 साल में आपने जितने स्कूल बनाए हैं उससे ज्यादा तो अभी आपको बनाने हैं 23 मिलियन भेजने के लिए। आपने 2100 अरब की कटौती कर दी तालीम में और सेहत में। तरक्याती अखराजात जिससे रोजगार मिलता है उसमें हमने कटौती कर दी 350 अरब की। ये हुकूमत के आदत शुमारे मेरे नहीं है। 83 अरब रुपए आते ही जो मिनी बजट पेश किया था, मिनी बजट, और उसके बाद पंजाब ने भी किया है। 83 अरब रुपए के आपने टैक्स लगाए, 37 अरब रुपए आपने टैक्सों का हदफ कम कर दिया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि 2100 अरब तालीम सेहत में काट दिया, 350 अरब रुपए तरक्याती अखराजात में कटौती, पैसे नहीं है ना, तो वही तो आप टैक्स काट रहे हैं ना। मैं वही तो आपसे अर्ज कर रहा हूं कि टैक्सेशन अगर आप नहीं करेंगे, कौमी बचतें हमारी गिर रही हैं, हमारा वन ऑफ द लोएस्ट कौमी बचतें हैं, मुल्क की सरमायाकारी हो नहीं रही। 3 चीजें होती हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जो कह रहे हैं ना कि हमारा बोरान टल गया, मुझे बताएं कि सऊदी अरब से 1 अरब डॉलर के अलावा अभी हुआ क्या है? जनरल साहब ये जो हैजानी कैफियत है इसके बारे में क्या कहेंगे?
नहीं, आई थिंक इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हुकूमत को अपनी टैक्सेशन पॉलिसी को बहुत वाज़ेह करना पड़ेगा और उनका यही प्रॉमिस था कि हम इस टैक्स को बेहतर बनाएंगे और इसको बेहतरी की तरफ लेके आएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स दें। लेकिन उसके लिए जो इंसेंटिव्स देने हैं, जो टैक्स पेयर्स को रिलीफ देना है, उसकी अभी तक कोई बात नहीं हो रही। और मैंने पहले यही कहा था कि जब तक वो इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज अनाउंस नहीं करते, जब तक वो फेयर टैक्सेशन का निजाम बेहतर नहीं करते और लोगों को इंसेंटिव्स नहीं देते कि वो टैक्स में आए, उस वक्त तक इस तरह की डिफिकल्टी जो है वो फेस करेगी और अनसर्टेनिटी मार्केट में रहेगी। अभी जिस तरह टैक्स के ये आप देख लें, जो एक फेडरल गवर्नमेंट के टैक्स हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के टैक्स हैं, पीएचएस के टैक्स हैं, विद इन दैट कैंटोनमेंट बोर्ड के अपने टैक्सेस हैं, फिर जनरल सेल्स टैक्स है और हर जगह एक आदमी जो टैक्स पेयर है उसको रिलीफ सिवाय गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के या एनुअल उसकी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स के, उसके अलावा कहां उसको रिलीफ है, कौन सा इंसेंटिव दिया जाता है। तो जब तक कोई अच्छे इंसेंटिव्स नहीं देंगे, लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ आएंगे नहीं और टैक्सेशन पॉलिसीज में इन्हें बोल्ड डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। अगर ये कहें कि हम पॉपुलर डिसीजन करें तो फिर रियलिज्म से ये दूर जाते जाएंगे और इनको इस तरह के इकदाम उठाने पड़ेंगे। ओके, शबानी साहब क्या वजह है? वो कह रहे हैं काबीना शायद इस पर नहीं मानेगी। देखिए, काबीना मानेगी। सबसे पहले इस वक्त ये जो अवाम महंगाई के बोझ तले दब रही है, पहले महंगाई कम कर ले ताकि अवाम उनके साथ मिल जाए, उनके सपोर्ट कर ले। दूसरी बात देखें, टैक्स कोई बहुत मुश्किल नहीं, यहां पर इनडायरेक्ट टैक्स जो है ये एक आसान तरीका है टैक्स कलेक्ट करने का, जिसको अवाम पे तकसीम कर दिया जाता है। आप पाकिस्तान के जो पापोश एरियाज हैं, सपोज कराची में डिफेंस है, यहां पर इस्लामाबाद में E7, F6, F7, F8, F10, इसी तरह कोयटा के पापोश एरियाज, लाहौर के पापोश एरियाज, इन पापोश एरियाज में जितने घर हैं उनका सर्वे आप कर लें, उनको टैक्स नेट में सिर्फ इन लोगों को आप ले आए। पाकिस्तान की एलीट जो है यहां पर, वो तो हवा में गुल मिले नहीं हुए हैं, अलहदा से रहते हैं, उनको टारगेट करना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन करना नहीं चाहते। वजह यह है कि इस गवर्नमेंट में भी आपने दुरुस्त फरमाया कि काबीना में आया सवाती भी बैठे हैं, यहां पर जहांगीर तरीन साहब के भी माशी मुफादात हैं, यहां पर अलीम खान के भी माशी मुफादात हैं, यहां पर जाहिर है पीटीआई को इतना अरसा जिन्होंने जिन पे इन्वेस्टमेंट किए, जिन्होंने पैसे लगाए, तो सरमायादार अपना मुफाद देखता है। वो पीटीआई के टिकट के तहत इलेक्शन लड़े या पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी व्हाटसोएवर, मसला यह है कि यहां पर जो सरमायादार जागीरदार माइंड सेट है वो अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं। शुगर माफिया आप देख लें कि कल प्रेशर में आके 1.1 मिलियन टन का इन्होंने इजाजत दे दी है एक्सपोर्ट का, तो ये मामला रहेंगे। अब इमरान खान का साहब के साथ जो इस वक्त जो कंफ्यूजन है वो ये है कि इमरान खान साहब का जो वो इलेक्शन जीत कर आए हैं चेंज के नारे के साथ, लेकिन वो करना चाह रहे हैं रेडिकल चेंज, रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम, रेवोल्यूशनरी कैडर और अवाम के रेवोल्यूशनरी तरबियत के बगैर नामुमकिन है। लिहाजा उनको रेवोल्यूशनरी अंदाज में अपने इस्लाहाती प्रोग्राम को आगे बढ़ाना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले वो महंगाई को काबू कर ले। पैसे होंगे तो महंगाई को काबू करेंगे। नहीं, मुल्क में पैसे होंगे तो काबू करेंगे ना। ह्यूमन स्किल, पैसे लाने के लिए भी स्किल चाहिए। वो कहते थे कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। आप सुने, मुझे वन लाइनर कहने दीजिए। देखिए, इसाक डार 18 मुख्तलिफ स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरमैन और मेंबर होने के बावजूद, भले हम उसको मुंशी कहते थे, लेकिन जैसी तैसी करके उसने स्टेबल रखा था डॉलर को, इसलिए कि उसने मैनेजमेंट का फंड सीख लिया था। देखिए, सब कुछ पैसे के आप स्किल इस्तेमाल करें। अब सिर्फ 4 ममालिक के पास हम गए, 194 ममालिक में सिर्फ 4 मुल्क, 190 दीगर ममालिक हैं। नए एवेन्यूज तलाश करें। आपके पास रिसोर्सेज हैं, माइंस हैं, मिनरल्स हैं, लोगों को यहां पर लाएं। ठीक है लियाकत शबानी साहब, लेकिन ये 100 दिन ठीक है खुलेंगे, लेकिन ये आप 100 दिन में तो इस तरह मतलब है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 70 साल में तो नहीं होगा। 100 दिन में सिर्फ एक गिला, वो फ्यूचर में होगा। जाहिर सी बात है जास्मिन जी,
जास्मीन 100 दिनों में ये कुछ भी ना करते, महंगाई को बढ़ने नहीं देते। इस मुल्क के अवाम बड़े मासूम हैं, बड़े मजलूम हैं। आज सिर्फ महंगाई पे वो नाला है, नाराज है अवाम का। ठीक है सर, एक सेकंड पूछते हैं ना, महंगाई कैसे कम अवाम ने बात ये है कि आप बिजली के नर्ख बढ़ा रहे हैं, गैस के नर्ख बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल के नर्ख बढ़ा रहे हैं। कंडीशंस है ना IMF की। IMF से तो अभी कर्जा मिला ही नहीं है, मिला नहीं है, लेकिन पहले उन्होंने ये भी गलत है कि IMF की कंडीशन है, मुझे पता है। IMF ये कहता है बजट खसारा कम करें, तो वो ये कहते हैं आप देखिए एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर का इकोनॉमी में हिस्सा 19% है, वो 2 अरब टैक्स दे रहे हैं, कोई प्रोविंशियल असेंबली तैयार ही नहीं है, तो नहीं लगा रहे आप। उसके बाद आप प्रॉपर्टी पे आ जाइए, मसला मैंने आपको बताया कि 4500 अरब रुपया आप कम वसूल कर रहे हैं। जब ये लगा ही नहीं टैक्स, तो फिर आप क्या करते हैं कि जो बिजली के नर्ख बढ़ाएं, पेट्रोल के नर्ख बढ़ाएं, गैस के नर्ख बढ़ाएं, उसके बाद GST बढ़ाया, उसके बाद पेट्रोलियम लेवी बढ़ाया। मसला क्या है मैं आपको बता दूं, एक है टैक्सेशन का, एक और है आजकल आपने सुबह शाम सुन लिया लूटी हुई दौलत, लूटी हुई दौलत। देखिए हमने यूरोप में बहुत काम किया है, बहुत सीनियर पोजीशंस में किया है, लूटी हुई दौलत ऐसे नहीं मिला करती, नहीं आएगी। यानी कि मैं आपको बताता हूं, 100 रुपए जब लूटे जाते हैं पाकिस्तान में, तो 60 रुपए मुल्क के अंदर होते हैं और 40 रुपए दुनिया भर में चले गए। मेरा कहना यह कि वो जो 60 रुपए पाकिस्तान के अंदर है, हमने एक टैक्स एमनेस्टी स्कीम लेकर आए थे, डोमेस्टिक एसेट्स के लिए लाए थे, वो खत्म हो गई। अब मैंने उनको बना के दिया है पूरा कि जनाब मैं गारंटी कर रहा हूं, मैं 6 महीने में डोमेस्टिक एसेट्स जो चोरी के पैसे के हैं, जिन्होंने एमनेस्टी से फायदा नहीं उठाया, उनसे हम 1500 अरब रुपया वसूल कर सकते हैं 6 महीने में। प्रॉपर्टीज हैं, बैंक डिपॉजिट्स हैं, शेयर्स हैं, गाड़ियां हैं, 1500 अरब रुपया। लेकिन ताकतवर तबके क्या कह रहे हैं कि बाहर की लूटी हुई दौलत लाओ। अरे भाई, बाहर की लूटी हुई दौलत आप फैसला करने वाले नहीं होते, वो जिन्होंने भेजना है उन्होंने फैसला करना है। पहले आपको तफसील बताएंगे, वो तो तफसील आप तो ले आए हैं, ऐसे थोड़ी होता है। आप फिर वो कहेंगे जी आप साबित करें। नाइजीरिया ने $794 जो है, मैं यूरोप की बैंकिंग बता रहा हूँ, बिल्कुल रिसीव की, ऐसे नहीं कह रहे हैं। वो नाइजीरिया का एक आदमी का था, हम वो आपको ये साबित करना है। फिलीपींस ने भी $1 अरब आपकी बात मैं आपको बता दूं ना, और मैं आपको गारंटी कर रहा हूं 2-3 साल में कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए कि वो आप साबित करें कि वो चोरी का पैसा है और उसके सेटिस्फेक्शन को करें। ऐसे नहीं होता कि वो आपको उठा के पैसा। पहला मेरा सवाल ये है कि जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी डिटेल्स आपके पास हैं पाकिस्तान के अंदर, बाहर की तो आप तफसीलात मांग रहे हैं, पहले यहां करें, तो वो नहीं कर सकते ना। क्यों? मैं आपसे वही तो अर्ज कर रहा हूं, अगर वो करना होता तो 3 महीने हो गए। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते कि जो लोग वहां बैठे हैं उनके भी तो है ना। अच्छा, देखिए मैं जैन साहब में से अगर ये नहीं उनके इतने तो नहीं होंगे, उनके उतने नहीं होंगे। उनके सपोर्टर्स के मैं 1500 रुपए की गारंटी कर रहा हूँ, हुकूमत को मैंने कहा है, मैं आपको बना के। सर लास्ट कमेंट जैन साहब, आप कैसे देखते हैं? सिद्दीकी साहब एक सेकंड, शवानी साहब एक सेकंड रुक जाइए, कुछ बातों में 2010 शवानी साहब एक सेकंड रुक जाइए जी। देखिए कुछ बातों में वजन जरूर है, जिस तरह ये हम आज पूरे पाकिस्तान में देख रहे हैं प्रॉपर्टी के बारे में। पहली बात यह है कि इस वक्त तमाम जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, कोई भी अकाउंट उसके बगैर नहीं खुलता, कोई प्रॉपर्टी उसके बगैर नहीं खरीदी जा सकती, पासपोर्ट नहीं बनता, वीजा नहीं होता, ट्रैवल अब्रॉड नहीं हो सकता। तो एवरीथिंग इन वन वे इज डॉक्यूमेंटेड, बट गवर्नमेंट हैज टू टेक अ बोल्ड डिसीजन। ये जो डीसी रेट वाला एक फिनोमेना है, और इसी तरह जो DHAs की प्रॉपर्टी या बहरिया की प्रॉपर्टी की कुछ रेट मुकर्रर कर दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल सारों को पता है कि DHAs में प्लॉट करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ से ऊपर बिक रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं जी आप 40 लाख का ट्रांजैक्शन ऑफिशियल होगी और 40 लाख पे टैक्स जमा करा दें। अगर इस तरह आप छूट देंगे या DC रेट होगा, तो DC रेट तो बहुत कम होता है। हर एक को पता है कि ये जो प्लाजाज हैं ये मल्टी मिलियंस के हैं, करोड़ इनकी कीमत है, लेकिन उनकी एक बुनियादी कीमत मुकर्रर कर दी जाती है DC रेट पे कि इस पे बना दें तो काफी है। इंडिया में एक बड़ा अच्छा कानून है, चाहे उसके ऊपर वो इंप्लीमेंट ना भी करते हों, कि जो डिक्लेयर्ड वेल्थ होगी गवर्नमेंट उस पर 25% प्रॉफिट देके वो बाय बैक कर सकती है। ठीक है, आप इस तरह के चंद प्लाजाज खरीदें जो उनकी डिक्लेयर्ड अमाउंट है, तो सबको पता चल जाएगा कि हमने ट्रू अमाउंट डिक्लेयर करना है, लेकिन उसकी डिक्लेरेशन के लिए लोगों को कोई इंसेंटिव तो दें। अगर आज आप सबको पकड़ना शुरू कर दें जिन्होंने 20 साल पहले बनाए हैं या 10 साल पहले, तो वो एक हिजानी कैफियत पूरी मार्केट में तारी हो जाएगी। ऐसा ना करें, लोगों को स्केयर ना करें, लेकिन एक रिलीफ और इंसेंटिव बेस्ड इंसेंटिव बेस्ड पॉलिसी कोई बनाए
ताकि लोग उसमें कंट्रीब्यूट करें और वॉलंटरीली टैक्स में आना शुरू करें। ठीक सर, वी हैव टू सर, टाइम बिल्कुल खत्म हुआ जाता है, वी हैव टू क्लोज द शो। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आपके भी पॉइंट्स नोट किए। जल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। लियाकत शमानी साहब, आपने भी अपना मौक़िफ़ दिया। आपसे फिर मुलाकात होगी नाजरीन, अपना ख्याल रखिएगा। राइट टू मी ऑन ट्विटर। अल्लाह हाफिज।